राजवीर ने रिया के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। रिया थोड़ा शर्मसाई, कुछ कसमसाई, पर उस पर भी हावी हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे में समा गए और उस सुख को पाने के लिए यात्रा शुरू कर दी, जिसे लोग जन्नत का सुख कहते हैं। उस दिन जीजा साली दोनों के बीच का रिश्ता तार तार हो गया। क्लास के बाहर निकलकर जाते हुए निहारिका के कानों में एक भारी सी आवाज पड़ी, हाँ तुम इधर आओ। एक बार तो निहारिका ने कुछ ध्यान नहीं दिया, पर दोबारा वही आवाज उसे ही टारगेट करके आई तो निहारिका पलटी। उसने देखा कि क्लास के बाहर बरामदे में 5-6 लड़कों का एक ग्रुप खड़ा हुआ था। उसमें खड़ा एक दाढ़ी वाला लड़का उंगली से निहारिका को पास आने का इशारा कर रहा था। ये देखकर निहारिका ऊपर से नीचे तक कांप उठी। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले विद्यार्थियों की रैगिंग के बारे में खूब सुना था, तो क्या ये लोग मेरी रैगिंग लेंगे? क्या कहेंगे मुझसे? मैं क्या कह पाऊंगी इनसे? मन में इसी तरह की बातें सोचते हुए निहारिका उन लड़कों के पास जा पहुंची। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या नाम है तुम्हारा? जी निहारिका। हाँ तो इधर आओ निहारिका। उधर उधर कहाँ ताक रही हो? जरा हम भी तो जाने इस बार कैसे कैसे चेहरे आए हैं बीए फर्स्ट ईयर में। वो दाढ़ी वाला लड़का ऐसा बोलता है। हलक तक सूख गया था निहारिका का। उन लड़कों की चुपती नजरें निहारिका के पूरे बदन पर घूम रही थी। अपनी किताबों को अपने सीने से और कसकर चिपटा लिया था निहारिका ने। अरे तनिक ऊपर भी देखो ना, नीचे ही नीचे नजरें गड़ाए रहोगी क्या? तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। उस ग्रुप में से दूसरा लड़का बोला। निहारिका पत्थर हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उन लड़कों को क्या जवाब दे। निश्चित रूप से इन लड़कों को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। ये तो शोहदे थे जो नई लड़कियों को छेड़ने का काम करते थे। अरे क्या बात है, क्यों छेड़ रहे हो उस अकेली लड़की को? एक आवाज ने उन लड़कों को डिस्टर्ब किया और वो सारे लड़के वास्तव में डिस्टर्ब हो ही गए थे, क्योंकि राजवीर सिंह अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच चुका था और उस अकेली लड़की की रैगिंग होता देख उसे बचाने की नीयत से वहाँ आ गया था। और तुम जा सकती हो यहाँ से, जाओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। राजवीर की कड़क आवाज निहारिका के कानों से टकराई थी। निहारिका ने सिर घुमाकर देखा तो एक लड़का, जिसकी आंखें इस समय उन लड़कों को घूर रही थी। निहारिका तुरंत ही वहां से लंबे कदमों से चल दी। जाते जाते उसके कान में उस लड़के की आवाज पड़ी थी जो उन शब्दों से कह रहा था, खबरदार किसी फ्रेशर को छेड़ा तो ठीक नहीं होगा, ये कल्चर हमारे लिए सही नहीं है। निहारिका मन ही मन उस अचानक से मदद के लिए आए लड़के का धन्यवाद कर रही थी और ये भी सोच रही थी कि कितनी बेवकूफ है वो, जो उस लड़के को थैंक्स भी नहीं कह पाई। चलो कोई बात नहीं, दोबारा मिलने पर जरूर कह दूंगी। उसको थैंक्स कहने का मौका अगले दिन ही मिल गया। जब निहारिका क्लास खत्म करके निकल रही थी तब वही आवाज उसके कानों से टकराई, अरे मैडम, आज किसी ने आपको छेड़ा तो नहीं ना? देखा तो कल मदद करने वाला लड़का ही अपने दोनों हाथों को नमस्ते की शक्ल में जोड़कर खड़ा हुआ था और निहारिका की आंखों में देखकर मुस्कुराए जा रहा था। जी नहीं, पर कल जो आपने मेरी मदद की उसका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आगे से अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे तुरंत ही याद कर सकती हैं। मेरा ये कार्ड है, इस पर मेरा फोन नंबर भी है। एक सुनहरा कार्ड आगे बढ़ाते हुए उस लड़के ने कहा। कार्ड पर नजर डालते हुए निहारिका ने देखा, राजवीर सिंह बीए तृतीय वर्ष, ऐसा कुछ लिखा था। राजवीर एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता था और उसने एडमिशन तो विश्वविद्यालय में ले रखा था, पर उसका उद्देश्य प्रदेश की राजनीति तक पहुंचने का था और इसलिए पढ़ाई के साथ ही उसने छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। निहारिका इतना तो समझ गई थी कि पढ़ाई संबंधी कामों में ये लड़का भले काम ना आए, पर विश्वविद्यालय में एक पहचान बनाने के लिए इसका साथ अगर मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। तय समय पर विश्वविद्यालय में चुनाव हुए, जिसमें राजवीर सिंह की भारी मतों से जीत हुई और अब वो कैंपस में जमकर नेतानगरी करने लगा। पर राजवीर सिंह के अंदर नेता के साथ साथ एक युवा का दिल भी धड़कता था और उस युवा दिल को निहारिका पहली ही नजर में अच्छी लगने लगी थी। निहारिका जैसी सीधी साधी और प्रतिभाशाली लड़की जैसी ही जीवन संगिनी की कल्पना की थी वीर सिंह ने, और इसलिए वो मौका देखते ही निहारिका के आगे पीछे डोलता रहा। अब निहारिका को ऑटो रिक्शा की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो खुद ही अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी निहारिका के पास खड़ी कर उसे घर तक छोड़ने का आग्रह करता और निहारिका उसका विनम्र आग्रह टाल नहीं पाती। दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी। राजवीर सिंह का रुतबा विश्वविद्यालय में काफी बढ़ चुका था और निहारिका को भी ये अच्छा लगने लगा था कि ये एक लड़का जो संपन्न भी है, सुंदर भी है और विश्वविद्यालय में उसकी अच्छी खासी धाक भी है, वो स्वयं उसके आगे पीछे रहता है। थोड़ा समय और बीता तो राजवीर ने निहारिका से अपने मन की बात कह डाली। कहता है कि देखो निहारिका, अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो, मेरे घर वालों से भी तुम मिल चुकी हो, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि मेरी पसंद नापसंद को भी तुम बखूबी जानती हो। और आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि तुम इनकार नहीं कर पाओगी। बदले में निहारिका सिर्फ मुस्कुरा रही थी। और हाँ, तुम अपने मम्मी पापा की चिंता मत करो, मैं उनसे भी बात कर लूंगा। इतना कहकर राजवीर सिंह ने निहारिका के होठों को चूमने की कोशिश की, पर निहारिका ने हर बार की तरह इस बार भी ये कहकर टाल दिया कि ये सब शादी से पहले करना अच्छा नहीं लगता मुझे। राजवीर सिंह ने खुद ही निहारिका के घर वालों से बात की। वो एक पैसे वाले घर से ताल्लुक रखता था, जबकि निहारिका एक सामान्य घर से।
निहारिका के मम्मी पापा को भले इतने अच्छे रिश्ते से क्या आपत्ति होती, इससे पहले ही वो निहारिका के मुंह से कई बार राजवीर के लिए तारीफ सुन चुकी थी। ऐसे में उन्हें रिश्तों को ना कहने की कोई वजह नहीं मिल रही थी। ग्रेजुएशन करते ही निहारिका की शादी राजवीर सिंह से तय हो गई और शादी ऐसी आलीशान ढंग से हुई जिसकी चर्चा लोग महीनों तक करते थे। इलाके के लोगों ने इतनी शानदार दावत कभी नहीं खाई थी। बारात में ऊंट, घोड़े और हाथी तक आए थे। शादी के बाद निहारिका के सपनों को पंख लग गए थे। इतना अच्छा घर, सास ससुर और इतना अच्छा पति मिलेगा, इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। राजवीर, जा बहू को मंदिर ले जा और कहीं घुमा भी ले आ, राजवीर को आवाज लगाते हुए उसकी मां ने कहा। राजवीर और निहारिका साथ घूमते फिरते और अपने जीवन के मजे ले रहे थे। रात में दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए रहते थे। के मामले में राजवीर किसी भूखे भेड़िए की तरह हो जाता था। वो निहारिका को ब्लू फिल्में दिखाता और वैसा ही करने के लिए उस पर दबाव डालता था। निहारिका को यह सब पसंद नहीं था। राजवीर के बहुत कहने पर भी वो ब्लू फिल्मों के सीन को उसके साथ नहीं कर पाती थी। कई बार तो निहारिका को ऐसा करते समय उबकाई सी आने लगती थी। ये राजवीर का एक नया और अलग रूप था जिससे निहारिका पहली बार परिचित हो रही थी। अपनी इस समस्या के लिए निहारिका ने इंटरनेट का सहारा लिया और पाया कि कुछ पुरुषों में देखना और वैसा ही करने की कुछ अधिक प्रवृत्ति होती है और ये बिल्कुल सहज है। निहारिका ने सोचा कि अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए अधिक उत्साहित है। थोड़ा समय बीतेगा तो वो मेरी भावनाओं को भी समझेगा। पर बेचारी निहारिका को क्या पता था कि ऐसा कभी होने वाला नहीं था। शादी के 5 महीने बीत चुके थे। निहारिका की छोटी बहन रिया अपने पापा आनंद रंजन के साथ निहारिका से मिलने आई थी। पापा आनंद रंजन तो अपनी बेटी निहारिका से मिलकर चले गए, पर रिया निहारिका के पास ही रुक गई थी। राजवीर सिंह ने निहारिका के पापा आनंद रंजन को बताया था कि वो सब आगरा जाने का प्लान बना रहे हैं और इसमें रिया भी साथ रहेगी तो निहारिका को भी अच्छा लगेगा। निहारिका के पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिया के आने के बाद तो राजवीर के चेहरे पर चमक और भी बढ़ गई थी। बढ़ती भी क्यों नहीं, दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा था, अब तो दोनों में खूब चुगलबाजी होती थी। अपने जीजा को छेड़ने का कोई भी मौका रिया अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। वैसे भी रिया को हमेशा से ही लड़कों के साथ उठना बैठना, खाना पीना अच्छा लगता था और अब जीजा के रूप में उसे ये सब करने के लिए एक अच्छा साथी भी मिल गया था। एक रात की बात है, जब खाने के बाद रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली गई तो उसे याद आया कि उसके मोबाइल का पावर बैंक तो जीजा जी के कमरे में ही रह गया है। अभी ज्यादा देर तो नहीं हुई है, इसलिए वो अपना पावर बैंक लेने जीजा जी के कमरे के पास गई और दरवाजे के पास आकर अचानक ही ठिठक गई। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था और अंदर का नजारा देख रिया रोमांचित हुए बिना ना रह सकी। कमरे में जीजा जी निहारिका के अधरों का पान कर रहे थे और निहारिका भी हल्के फुल्के प्रतिरोध के बाद उनका साथ दे रही थी और उनके हाथ जीजा जी के सिर के बालों में घूम रहे थे। किसी जोड़े को इस तरह प्रेम व्यवस्था में लिप्त देखना रिया के लिए पहला अवसर था। रिया भी जवान हो रही थी तो उत्तेजित भी हो उठी और ऐसा नजारा उसे अच्छा भी लग रहा था और मन में देख लिए जाने का डर भी था, इसलिए वो तुरंत ही अपने कमरे में लौट आई। कमरे में आकर रिया ने सोने की बहुत कोशिश की पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार करवट बदलती थी पर उसकी आंखों में दीदी और जीजा जी का आलिंगनबद्ध नजारा याद आ रहा था। मन ही मन वो अपनी शादी के लिए राजवीर जैसे गठीले बदन वाले बाके के ख्वाब देखने लगी। किसी तरह सुबह हुई तो सबसे पहले जीजा जी उसके कमरे में आए और चहकते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे रिया। ओह, अरे जीजा जी, आपको मेरा बर्थडे कैसे पता? जरूर निहारिका दीदी ने बताया होगा। अरे नहीं भाई, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का बर्थडे हम कैसे भूल सकते हैं? राजवीर की आंखों में शरारत तैर रही थी। ओह, तो आपने मुझसे पहले ही बाजी मार ली, रिया को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया। निहारिका भी पीछे से आ गई और उसने ऐसा कहा, हाँ भाई क्यों नहीं, तुमसे ज्यादा हक है मेरा, आखिर जीजा हूं मैं इसका। राजवीर कुछ हंसते हुए बोला। कमरे में एक साथ तीनों के हंसने की आवाजें गूंजने लगी। शाम को एक बड़े होटल में केक काटकर रिया का जन्मदिन मनाया गया। बहुत बड़ी पार्टी दी थी राजवीर ने और राजनीतिक पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी इसी बहाने पार्टी में बुलाया गया था। रिया आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। कई बार रिया को राजवीर सिंह के साथ खड़ा देख लोगों ने उसे ही मिसेस समझ लिया था और जब तक कोई रिया को मिसेस राजवीर कहकर संबोधित करता तो एक शर्म की लाली उसके चेहरे पर दौड़ जाती थी। राजवीर सिंह की शानो शौकत देखकर रिया सोचती थी कि निहारिका कितनी खुशकिस्मत है जो इसे इतना बड़ा और अमीर परिवार मिला। उसके मन में भी कहीं ना कहीं राजवीर सिंह जैसा पति पाने की उम्मीद जग गई थी। ये लो रिया, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। राजवीर सिंह ने एक सुनहरा पैकेट रिया को बढ़ाते हुए कहा। ओह, ये क्या है? ओह, ये क्या, लैपटॉप? अरे वाओ जीजू, मुझे लैपटॉप की सख्त जरूरत थी। आज सच में बहुत अच्छे हो जीजू। रिया खुशी से चहक उठी थी। राजवीर को पता था कि रिया को अपनी पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप चाहिए था, इसीलिए आज उसके जन्मदिन पर उसे गिफ्ट देकर खुश कर दिया था राजवीर ने। रात को अपने कमरे में जाकर लैपटॉप ऑन करके रिया गेम्स खेलने लगी।
कुछ देर बाद उसकी नजर लैपटॉप पे पड़ी एक निहारिका नाम की फाइल पर पड़ी तो उत्सुकतावश रिया ने खोला। वो एक ब्लू फिल्म थी जो अब लैपटॉप की स्क्रीन पर प्ले हो रही थी। पहले तो रिया को कुछ हैरानी हुई कि नया लैपटॉप में ये ब्लू फिल्म कैसे आई, पर युवा होने के नाते उसकी रुचि उस फिल्म में बढ़ती गई और फिल्म में आते जाते दृश्यों को देखकर वो उत्तेजित होने लगी। यही वो समय था जब कोई उसके कमरे में आया और अपना हाथ रिया के सीने पर फिराने लगा। रिया ने चौंक कर लैपटॉप बंद कर दिया और पीछे घूमकर देखा तो राजवीर था। वो जीजा जी, वो लैपटॉप ऑन करते ही वो फिल्म चल गई। अरे कोई बात नहीं, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम नहीं देखोगी तो कौन देखेगा। वैसे तुमने उस दिन मुझे और निहारिका को भी एक दूसरे को किस करते देख ही लिया था ना। राजवीर ने इतना कहकर रिया को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और उसके नरम होठों को चूसने लगा। जीजा जी का ऐसा करते रिया कोई विरोध न कर सकी थी, जैसे उसे भी राजवीर की इन बाहों में आने का इंतजार था। राजवीर रिया की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था और रिया भी उसके पैसे और शानो शौकत पर फिदा थी। दोनों की सांसों की गर्मी से कमरा दहक उठा था। राजवीर ने रिया के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। रिया थोड़ा शर्मसाई, कुछ कसमसाई, उस पर भी हावी हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे में समा गए और उस सुख को पाने के लिए यात्रा शुरू कर दी, जिसे लोग जन्नत का सुख कहते हैं। उस दिन जीजा साली दोनों के बीच का रिश्ता तार तार हो गया। फिर तो दोनों के बीच की सारी दीवारें गिर गई। राजवीर का काफी समय घर में ही बीतता। जरूरी काम से भी वो बाहर जाने से कतराता था। घर पर जब भी मौका मिलता तो वो रिया को छूने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। और तो और दोनों करने में भी नहीं चूकते थे। एक दोपहर जब निहारिका कुछ रसोई के काम निपटा रही थी, तभी राजवीर रिया के कमरे में घुस गया और रिया को बाहों में दबोच लिया। दोनों एक दूसरे में डूब इसका मजा लूटने लगे। अभी दोनों अधबीच में ही कमरे के खुले दरवाजे से निहारिका अंदर आ गई। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। दोनों को नंगा एक दूसरे में लिप्त देख पागल होने लगी थी निहारिका। और राजवीर, ये क्या कर रहे हो तुम मेरी बहन के साथ? अरे जब मेरा पेट तुमसे नहीं भरा तो तुम मेरी बहन पर मुंह मारने लगे। माना कि मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी नहीं कर पाती थी, पर तुम्हें कुछ तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था ना। और रिया, तुम? रिया की ओर घूरते हुए निहारिका बोली, बहन की बहन ही दुश्मन बन गई। तुमसे अपनी जवानी नहीं संभली जा रही थी ना, तो मुझे बता दिया होता। मैं मम्मी पापा से कहकर तुम्हारी शादी करवा देती। पर ये क्या, तुम्हें मेरा ही आदमी मिला था अपना मुंह काला करने के लिए। मैं भी जाकर ये बात पापा को बताती हूँ। कमरे के बाहर जाते हुए निहारिका फुफकार रही थी। राजवीर ने सोचा कि आज तो निहारिका पापा को ये बात बता देगी। अपने ही पिता की नजरों में वो गिर जाएगा। मैं कहता हूं रुक जाओ निहारिका, रुक जाओ, नहीं तो मैं चला दूंगा। और एक अपनी जेब में राजवीर हमेशा एक रिवॉल्वर रखता था, पर किसे पता था कि वो उसे अपनी ही प्रेमिका और नई नवीली दुल्हन के लिए इस्तेमाल करेगा। ये देख रिया सख्ते में थी। अभी वो पूरे कपड़े पहन ही नहीं पाई थी कि गोली की आवाज सुनते ही मम्मी पापा ऊपर कमरे में। सभी के चेहरे पर कई सवालिया निशान थे और ऊपर से रिया का इस अवस्था में होना उनकी हैरानी और भी बढ़ाता जा रहा था। अरे क्या हुआ बहू? मां बुदबुदाई, पर क्यों राजवीर? नहीं नहीं मां, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि उसने कर ली। ये देखकर सभी चुप थे, राजवीर, रिया और अब उसके मम्मी पापा। और अब तक बिना कहे कुछ कहानी उनकी समझ में आने लगी थी। निहारिका के मम्मी पापा को खबर की गई। अगले दिन निहारिका के मम्मी पापा भी रोते हुए आए, पर उसके मम्मी पापा को यह बताने का साहस किसी में नहीं था कि निहारिका को किसने मारा। आनंद, जो निहारिका के बाप थे, वो रोते हुए कहते हैं, अच्छी खासी तो थी जब मिलकर गया था मैं उससे, अचानक से क्या हो गया उसे? और भला वो क्यों करेगी? बोलो दामाद जी, बोलो रिया, तुम तो उसके साथ थी ना, वो अपने आप को क्यों मारेगी? आनंद बहुत बदहवास थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पुलिस को बुलाना चाहते थे और मामले की जांच कराना चाहते थे। उनकी मंशा समझ राजवीर ने खुद ही पुलिस को फोन किया। आनंद को समझाते हुए राजवीर ने कहा, देखिए, जो होना था वो हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तह में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको यही लगता है कि हम निहारिका की हत्या के दोषी हैं, तो बेशक हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दीजिए और हमको जेल भिजवा दीजिए। पर मैं आपको बता दूं कि अगर जेल में चला भी गया तो जेल के अंदर भी वैसे ही हम रहेंगे जैसे हम यहाँ रहते हैं। और अगर आप हमको जेल नहीं भेजते हैं तो हम आपकी छोटी बेटी की जिंदगी भी संवार देंगे। अगर हमारी बात का भरोसा ना हो तो पूछ लीजिए अपनी बेटी रिया से। इतना सुनने के बाद आनंद रंजन के चेहरे पर कई तरह के भाव आ गए। एक बार भरी आंखों से उन्होंने रिया की तरफ सवाल किया, पर रिया खामोश रही, मानो उसकी खामोशी राजवीर की हां में हां मिलाया करती थी। आनंद ने दुनिया देखी थी, वो सब कुछ समझे, और जो नहीं समझ पाए उसको समझने की उनको जरूरत नहीं थी। पुलिस आई और राजवीर के पैसे और रसूख के आगे इसे महज एक केस बनाकर रफा दफा कर दिया गया। किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सभी राजवीर के जलवे को जानते थे। पर हां,
आनंद रंजन के रिश्तेदारों और राजवीर के पड़ोसियों को जबरदस्त हैरानी तब जरूर हुई जब 1 साल बाद ही आनंद रंजन ने रिया की शादी राजवीर से कर दी। निहारिका के बेडरूम पर अब रिया का अधिकार था और राजवीर की गाड़ी में रिया घूमती थी। इस तरह एक बहन ने दूसरी बहन के ही सुहाग को छीन लिया था। ये बात अलग थी कि जानते बूझते हुए भी अपनी बेटी को इंसाफ ना दिला पाने का गम आनंद सहन नहीं कर पा रहे थे और रिया की शादी राजवीर के साथ कर देने के कुछ दिनों के बाद ही उनकी मौत हो गई थी। रिया अब भी राजवीर के साथ ऐश कर रही थी।